वो यही बोलते थे कि है ना कितनी गंदी दिखती है, तू कितनी पतली है, तुझसे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। मेरा देखना हुआ, उसका वैक्स पे हाथ मारना हुआ और जैसे ही मैंने पांडा खींचा पीछे, तो वो वैक्स के हाथ पर गिरी। उसका हाथ पूरा जल चुका था, उसके अंदर का मांस तक नज़र आ गया था। ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड। मैंने कहा सॉरी? बोले ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो बोले कि ज़रूर तुम है ना न्यूक्लियर फैमिली में रहती होंगी, ज़रूर तुम्हारे बच्चा फ़ोन बहुत देखता होगा, ज़रूर तुम्हारी प्रेगनेंसी अच्छी नहीं रही होगी, ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा जिससे बच्चा ऐसा पैदा हुआ है। तो मैं उनको माइंड क्लियर कर दूँ कि मैं फिर भी महीने का 1 से डेढ़ लाख रुपए घर बैठे मैं कमा रही हूँ। मैं यही बोलूँगी। नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया अमित मंगल। आप लोगों ने मुझे रील्स में देखा होगा। मेरे कंटेंट इमोशनल भी होते हैं, ससुराल से रिलेटेड भी होते हैं और कॉमेडियन भी होते हैं और मैं लोगों की रियल स्टोरीज़ भी शेयर करती हूँ। तो जैसा कि अब मैं शुरुआत करती हूँ अपने जन्म से। मेरा जन्म आगरा में हुआ है। मेरे मम्मी-पापा के लिए ये सरप्राइज़ था क्योंकि हम दोनों ट्विन्स थे, तो उन लोगों को भी नहीं पता था कि हम जुड़वा हैं। तो इस वक़्त उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अल्ट्रासाउंड भी करा सकें, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ था। जब घर में एक लड़की पैदा होती है, तो उसी के लिए बोल देते हैं, "अरे यार! लड़की हुई है।" हम तो 2 पैदा हुए थे, तो मेरे मम्मी-पापा को ये सुनने को मिल गया था, "ले जोड़-जोड़ के रख ले।" फिर उसके बाद मेरी एक और बहन हुई तो भाई घर में तो बहुत ही गम का माहौल था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी की मौत हो गई है। फिर उसके बाद में मेरी दादी ने सब लोगों ने फ़ोर्स किया कि नहीं एक और बेटा होना बहुत ज़रूरी है, बेटा होना वाक़ई में बहुत ज़रूरी है। तो बेटा फिर मेरा भाई हुआ। फिर भाई के आने पे तो इतनी खुशियाँ, इतनी मैं क्या ही बताऊँ जो हमारे में तो ऐसा हो रहा था कि हमारे में मातम छा गया है और जब वो पैदा हुए तो इतने ढोल बजाए, ढोल-ताशे जो भी बजाते हैं, खुआ पूजन हुआ, उसका सब कुछ हुआ और हमें तो ऐसे नेगलेक्ट किया गया था जैसे हमने पैदा ना होके पाप कर दिया हो। कहते हैं ट्विन्स में एक वीक होता है और एक सही होता है, तो उस वीक में मैं थी। तो मुझे काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स सुनने को मिले कि कितनी पतली है, हड्डी है, सूखी है, कुछ खाने को नहीं मिलता क्या? घरवाले कुछ देते नहीं हैं क्या? लड़की सबको पतली चाहिए शादी के लिए, लेकिन पतली लड़की से कोई फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता, उसे कोई अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता। कोई बात नहीं है। लोग फिज़िक पे इतने कमेंट करते हैं ना, चाहे लड़की पतली हो, चाहे मोटी हो, तो उसे लोग आप भले ही चाहे कितना भी वेट लूज़ कर लें, चाहे आप कितना भी गेन कर लें, लोग आपको नहीं छोड़ेंगे बिना बोले। जब मैं कॉलेज में आई तो साथ मैंने एमबीए किया हुआ है, मैं एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो उसमें मुझे लड़के-लड़कियाँ मेरे जो फ्रेंड्स थे वो यही बोलते थे कि है ना कितनी गंदी दिखती है तू, कितनी पतली है, तुझसे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। फिर कॉलेज जब मैंने अपना कॉलेज ख़त्म किया और मेरी जॉब लग गई एचडीएफसी में। मैं कॉलेज की पहली ऐसी लड़की थी जिसमें हमारे कॉलेज में 15 कंपनीज़ आई थी और 7 कंपनीज़ में मेरा प्लेसमेंट हुआ था और मैंने सिर्फ़ जॉब की एचडीएफसी में क्योंकि मेरे पापा को बैंक की ये जॉब ज़्यादा पसंद थी। फिर मेरी मुलाकात थोड़े टाइम बाद अमित से हुई। एक्चुअली अमित मेरे बचपन के फ्रेंड है। जो कि मेरी बुआ की ननंद के बेटे हैं, तो मैंने पहले से जानती थी और हम लोगों में कभी बातचीत नहीं हुई थी। हम सिर्फ़ फ़ेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड में आ रहे थे, तो मैंने एक्सेप्ट भी की क्योंकि मैं जानती थी इनको। तो ऐसे ही हम लोगों में बातें स्टार्ट हुई, व्हाट्सएप पे नंबर एक्सचेंज हुए, फ़ेसबुक पे नंबर एक्सचेंज हुए, फिर हम लोगों ने व्हाट्सएप पे बातें करना स्टार्ट किया एंड देन ही प्रपोज़्ड मी कि विल यू मैरी मी? तो मैंने कहा येस। तो मैंने उनको बस एक ही शर्त रखी थी कि आपको घर आके बात करनी पड़ेगी क्योंकि पापा की ये शर्त थी कि कोई भी लड़का होगा लेकिन अपनी कास्ट का होना चाहिए और घर आके बात करे। तो फिर उन्होंने घर आके बात की और हमारी शादी तय हो गई। आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे इन-लॉज़ ने मुझे पहली बार मेरी एंगेजमेंट पर देखा था और मैं उनको बहुत पसंद आई थी। फिर उसके बाद हमारी शादी हुई, शादी हमारी विदिन 21 डेज़ में हो गई थी और फिर उसके बाद में मेरा शादी का टाइम बहुत अच्छा चला। मैंने 3 महीने बाद कंसीव किया, जिसमें मेरी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी निकली और फिर मेरी डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी थी मेरी और मेरा बच्चा बहुत ही हेल्दी पैदा हुआ था। टाइम बीतता गया, वो 1.5 साल का हुआ। मैं एक्चुअली आगरा जा रही थी, अपने मायके जा रही थी, तो मैं वैक्स करा रही थी। दीदी मेरी जो ननंद है, वो मेकअप आर्टिस्ट है। तो वो खोलती हुई वैक्स थी और जब वो पांडा चला रहा था और हम लोग कमरे में सब लोग बैठे हुए थे और उसका मेरा देखना हुआ, उसका वैक्स पे हाथ मारना हुआ
और जैसे ही मैंने पांडा खींचा पीछे, तो वो वैक्स ऊपर से वो तो अच्छा हुआ कि उसकी बॉडी पर नहीं गिरी, उसके हाथ पर गिरी और वो इतना भयानक इंसिडेंट था कि उसका हाथ पूरा जल चुका था, उसके अंदर का मांस तक नज़र आ गया था। मेरे हस्बैंड तो सर पकड़ के बैठ गए, मतलब ही वाज़ लाइक फेंट। और मेरी सास ने उनको सँभाला कि अगर तू ऐसे रोएगा तो कैसे काम चलेगा। फिर हम उसको डॉक्टर पे लेके भागे। छोटे से बच्चे के हाथ में इतनी पट्टी बंधी हुई है और वो चलता था, लेकिन वो मेरा बेटा मुश्किल से 5 मिनट रोया होगा और बस उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया। फिर हमने उसकी पट्टियाँ कराते रहे। मेरे चाचा जी हैं डॉक्टर, तो उन्होंने पट्टी खोली, उस लड़के मेरे बेटे का पूरा हाथ गल चुका था, पूरा हाथ खराब हो चुका था। उन्होंने मैं बहुत डाँटा कि तुम लोग कर क्या रहे हो? फिर उसके बाद में हमने उसके हाथ में उन्होंने उसी टाइम पे पट्टी खोल दी, उन्होंने बोला खुला छोड़ो। विदिन 15 डेज़ उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया और फिर वो पहले जैसा नॉर्मल हो गया। देन उसके बाद हाँ, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने सैलून खोला था, तो उसमें हमारा टाइल का काम चल रहा था। टाइल के काम में वो आराम से खेल रहा था और जस्ट वो गिरा, उसके सिर में चोट लगी। हमें लगा नॉर्मल है। तो फिर जब मैंने दबाया तो पूरी ब्लीडिंग उसके फेस पे आ गई, पूरा ब्लड। देन हम डॉक्टर पे लेके भागे, तो जब उसने वो जो कट था वो खोला ना, तो उसके अंदर का जो हमारा माइंड होता है ना, वो तक नज़र आ गया था, इतना ज़्यादा कट था। उसके 11 टाँके आए। फिर जब हम ओटी के बाहर खड़े थे, उसके टाँके लग रहे थे एंड हम दोनों बाहर खड़े होके रो रहे थे। उसके टाँके लग रहे थे और वो ज़ोर-ज़ोर से चीख रहा था। वो इंसिडेंट भी निकल गया। हमने बहुत सेवा की उसकी। थोड़े टाइम बाद जब वो बड़ा हुआ, 3 साल का हुआ, तो उसकी स्पीच नहीं थी। जब मैं आगरा गई रहने, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और डॉक्टर ने उससे उसका नाम पूछा, "पृथ्वी, बेटा व्हाट इज़ योर नेम?" एंड ही डिडन्ट रिप्लाई। तो उन्होंने बोला कि, "ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा?" मैंने कहा, "ये कम बोलता है।" तो उन्होंने बोला कि, "इसे स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, आप इसको स्पीच थेरेपी कराइए। ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड।" मैंने कहा, "सॉरी?" बोले, "ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड।" मैंने कहा, "नहीं, ऐसा तो नहीं है।" तो बोले कि आप नोएडा में किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं नोएडा गई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे-ऐसे बात है। तो हमारे घर में ऐसा कोई केस था ही नहीं, तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये भी केस ऐसे हो सकते हैं। फिर हमने उसकी थेरेपी कराई। थेरेपी हमने 1.5 साल मैंने उसकी थेरेपी कराई, स्पीच थेरेपी। और लोग बहुत ब्लेम करते थे कि ये ना ज़रूर तुम है ना न्यूक्लियर फैमिली में रहती होंगी, ज़रूर तुम्हारे बच्चा फ़ोन बहुत देखता होगा, ज़रूर तुम्हारी प्रेगनेंसी अच्छी नहीं रही होगी, ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा जिससे बच्चा ऐसा पैदा हुआ है। तो मैं उनको माइंड क्लियर कर दूँ कि मेरी जॉइंट फैमिली है, मैं न्यूक्लियर फैमिली से नहीं हूँ और मेरा बच्चा फ़ोन नहीं देखता था और वो नॉर्मल हुआ था, सब कुछ ठीक था, तब भी उसके अंदर ये प्रॉब्लम आई, उसको स्पीच थेरेपी की नीड हुई। तो जो लोग ब्लेम करते हैं ना कि आपके कारण ऐसा हुआ है, पेरेंट्स को ही ब्लेम करते हैं, तो प्लीज़ ये सब मत कीजिए। अगर वो उस टाइम से गुज़र रहे हैं ना, तो उनको सपोर्ट कीजिए, उनको डीमोटिवेट मत कीजिए। जब मेरे बेटे ने बोलना स्टार्ट नहीं किया था, साढ़े 3 साल का था, मेरे नेबर में एक बेटा था, लड़का था उनका, तो वो मेरे बेटे से 1.5 साल छोटा था। तो मेरे एक रिलेटिव ने ये बोला कि ये बोल जाएगा लेकिन ये नहीं बोलेगा। तो उस वक़्त मुझे इतना गुस्सा आया था, इतना गंदा फ़ील हुआ था, मैं बहुत रोई थी और मुझे लग रहा था कि बस मैं क्या ही कर दूँ। फिर उसके बाद हमने उसकी स्पीच थेरेपी कराई। इसी दौरान मेरे ननद के बेटे आए हुए थे। तो जो काम 1.5 साल की थेरेपी ने नहीं किया, वो उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने कर दिखाया। मेरा बेटा विदिन 1 मंथ बोलना स्टार्ट कर दिया उसने। स्पेशल चाइल्ड होना किसी की गलती नहीं होती और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं स्पेशल मॉम कहलाई। हर कोई इतना ब्लेस्ड नहीं होता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप अगर आपके सामने ऐसा कोई केस आता है, तो प्लीज़ उसको डिमोटिवेट मत कीजिए। उसको हमेशा एनकरेज कीजिए कि नहीं, आपका बेटा नॉर्मल है, आपका बच्चा नॉर्मल है। और मैं बताऊँ, ये बच्चे बहुत ब्लेस्ड होते हैं। इनमें भगवान कोई न कोई एक खूबी ज़रूर डालता है, जिससे वो आगे और भी नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा अचीव करते हैं। तो आई एम ब्लेस्ड। उसी दौरान टिकटॉक आया। टिकटॉक पे एक्चुअली मेरी ननद वीडियो बनाती थी, तो उन्हीं से ही स्टार्ट हुआ हमारे घर में टिकटॉक का आना। और उन्होंने ही जैसे उन्होंने मुझसे बोला कि भाभी आप भी बनाओ वीडियो, तो मैंने वीडियो बनाई। तो फिर थोड़ा-सा मम्मी को लगा कि नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली में क्या है कि अगर जैसे बहू बना रही है, अगर वो लोग नहीं रोक रहे हैं या कुछ लोग या वो नहीं कह रहे हैं, तो सामने वाला कोई आके ना कह जाए कि देखो तुम्हारी बहू तो वीडियो बना रही है। तो इसके लिए भी कन्विंस मेरी ननद ने किया, जिनका नाम है सविता अग्रवाल।
उन्होंने कन्विंस किया, उन्होंने मम्मी को मनाया, तो वो वीडियो बना मेरा चालू हुआ। फिर उसके बाद में टिकटॉक पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जब हमारा चैनल मोनेटाइज़ होने वाला था, तो उसी दिन वो बैन हो गया। 6-8 महीने बाद मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम देख रही थी, तो मैंने रील्स देखे। मैंने कहा रील्स? तो मैंने जस्ट वहीं बैठे-बैठे देखते हुए मैंने एक रील वहाँ पे डाल दी। ये बहुत सरप्राइज़िंग हुआ, विदिन 4 आवर उस पे 10 के व्यूज़ थे और लोगों को मेरी वो वीडियो, पहली वीडियो, फ़नी वीडियो थी, वो बहुत पसंद आई। फिर उसके बाद में मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, वीडियो बनाती गई। जब मेरे इंस्टाग्राम पे 50 के फॉलोअर्स थे, 50,000, देन मैंने ऐसे सोचा कि चलो इसे फेसबुक पे भी डाला जाए। तो मैंने फेसबुक पे डाला और जब मेरे वो इंस्टाग्राम पे मेरे 52,000 नहीं हो पाए थे, उस पे मेरे 1.5 लाख फॉलोअर्स हो गए थे फेसबुक पर। फेसबुक पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोग मुझे पहचानने लगे। जब मेरे 5 लाख फॉलोअर्स हुए, जब मैं बाहर निकलती थी घर से, तो लोग मुझे पहचानते थे, आर यू सोनिया अहमद? वाओ मैम, कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू? मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। और जब वो घर वालों के चेहरे देखती थी, वाओ! मतलब ये एक प्राउड मोमेंट होता है। मेरा चैनल 5 लाख के बाद मोनेटाइज़ हुआ। मेटा वालों ने मेरा फेसबुक चैनल मोनेटाइज़ किया और मुझे बहुत ही अच्छी इनकम मुझे रिसीव हुई और मुझे डेली हर मंथ बहुत ही अच्छी इनकम आती है। आज मैं घर बैठे महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए ईज़िली कमा लेती हूँ। काफ़ी औरतें कमा सकती हैं, सारी औरतें, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर जाना पड़े। तो आप घर बैठे भी वर्क फ्रॉम होम करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें क्यों एजुकेशन पूरी कराते हैं? ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जया किशोरी जी ने एक बात बोली थी अपनी रील में कि है ना, जब लड़की पिता के घर होती है, तो वो अपने पिता पे डिपेंड होती है और जब अपने पति के घर होती है, तो वो अपने पति पर डिपेंड होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप क्या कर रहे हैं। मैंने एजुकेशन पूरी ली, लेकिन मैं उसके आगे जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन मैं फिर भी महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए घर बैठे मैं कमा रही हूँ। मैं यही बोलूँगी हर औरत को, आप कुछ भी करिए, अपने इंटरेस्ट का कुछ भी करिए, लेकिन आप इंडिपेंडेंट बनिए। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिना इंडिपेंडेंट के आपको हमेशा हाथ फैलाने ही पड़ेंगे, आपके हाथ हमेशा ऐसे रहेंगे, कभी ऐसे नहीं बनेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए ज़रूर कुछ कीजिए। आई एम श्योर ये वीडियो देखकर आपके मन में भी एक जज्बा उठा है अपना एक नया वजूद बनाने का। चलिए ये नई शुरुआत साथ करते हैं। सही स्किल्स के साथ ट्रेन होकर जॉब रेडी बनते हैं विद जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन। एक अच्छी जॉब दिलाने के लिए हमें जो स्किल्स चाहिए होती हैं, कम्युनिकेशन, रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू क्रैक करना, वो सारी स्किल्स हम सीखेंगे, जिससे हमें एक अच्छी गारंटीड जॉब भी मिलेगी और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनेंगे। साथ पढ़ने, बढ़ने और सक्षमता की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब फॉर वुमेन के साथ।